नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो 11 चैप्टर है जिसका नाम है विद्रोही तथा राज। दोस्तों आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक रहेगा वो है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस तरीके से हुई थी, किस तरीके से इस विद्रोह का विस्तार हुआ था, इसकी बात करने वाले हैं। और उसके बाद हम समझेंगे कि 1857 का विद्रोह जो है उसकी शुरुआत किन कारणों से हुई थी, ऐसे कौन से कारण थे जिससे कि भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 का जो विद्रोह है वो शुरू हुआ था। तो ये दो टॉपिक आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों टॉपिक को समझे बिना आप इस पूरे चैप्टर को समझ ही नहीं सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों जो 1857 का जो विद्रोह है उसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, या इसको 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। तो इसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि 1857 में ही सबसे पहले ब्रिटिश राज के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था जिसको हम 1857 का विद्रोह कहते हैं, और इसको इसीलिए भारत का सबसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। अब इस विद्रोह की शुरुआत, इस संग्राम की जो शुरुआत है वो लगभग 10 मई 1857 को हुआ था, और इसकी शुरुआत मेरठ छावनी से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ छावनी। अब छावनी होता क्या है? देखिए दोस्तों, छावनी ऐसे जगह को कहा जाता है जहाँ पे सिपाही तैनात होते हैं, सिपाही जहाँ पे रहते हैं, है ना, कैंट जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं। तो मेरठ छावनी से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और किसने शुरू की थी? तो पैदल सिपाहियों ने शुरू की थी। शुरू में पैदल सिपाहियों ने शुरू की, उसके बाद इसमें धीरे धीरे घुड़सवार सिपाही भी शामिल होते गए, और इस तरीके से आम लोगों का भी समर्थन मिलने लग गया, और ये विद्रोह एक व्यापक विद्रोह के रूप में बदल गया। सबसे पहले विद्रोहियों ने क्या काम किया? आप समझते हैं कि भाई जब विद्रोह की शुरुआत हो गई 10 मई 1857 को, तो विद्रोहियों ने क्या काम किया? सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सशस्त्र गाह पे कब्जा कर लिया। सशस्त्र गाह यानी कि जहाँ पे हथियार वगैरह रखे हुए थे, ठीक है, और जितने भी हथियार थे उनको लूट लिया। और सबसे ज़्यादा जो निशाना बने थे इस विद्रोह में वो गोरे लोग थे, यानी कि अंग्रेजों को निशाना बनाया गया, उनके बंगलों को जला दिया गया, जितने भी रिकॉर्ड दफ्तर थे, जेल थे, अदालत, है ना, डाक खाने, सरकारी खजाने, उन सभी को लूट लिया गया, उन सभी को बर्बाद कर दिया गया, और इस तरीके से इस विद्रोह की शुरुआत हो गई। दोस्तों विद्रोह की तो शुरुआत हो गई। अब विद्रोहियों को एक लीडर की जरूरत थी, यानी कि नेता, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था उनको जो क्या करे, इस विद्रोह का नेतृत्व करे। तो अगले ही दिन यानी कि 11 मई को जितने भी विद्रोही थे वो पहुंच गए लाल किला, यानी कि दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में आपको पता है लाल किला से ही पूरे भारत की शासन व्यवस्था को मुगल बादशाह संभालते थे। और उस समय जो मुगल बादशाह थे 1857 के विद्रोह के दौरान वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। लगभग 81-82 साल उनकी उम्र थी, और वो आखिरी मुगल बादशाह भी माने जाते हैं। तो मुगल बादशाह से सिपाहियों ने क्या किया? अनुरोध किया कि वो क्या करे, इस विद्रोह का नेतृत्व करे। और बहादुर शाह जफर ने क्या किया? मतलब हिचकिचाए पहले तो, और बाद में क्या किया? इस विद्रोह का नेतृत्व संभाल लिया। और इस तरीके से अब इस विद्रोह को बहादुर शाह जफर की तरफ से चलाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों बहादुर शाह जफर ने इस विद्रोह का नेतृत्व संभालने से पहले सोचा कि अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ जाएंगे ना तो उनके लिए एक ही सजा है, सजाए मौत। ठीक है, ये बात उन्होंने सोच लिया था कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ जाने का मतलब क्या? सजाए मौत। लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ ये भी सोचा कि अभी 82 साल तो उनकी उम्र हो ही चुकी है, अगर अंग्रेज सजाए मौत दे भी देते हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। अगर अपने देश के लिए, अपने देश के नाम पे अगर वो कुर्बान हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं युगों युगों तक उनका नाम लिया जाएगा। तो इस कारण से भी उन्होंने क्या किया था? इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। दोस्तों 1857 की जो विद्रोह की जो शुरुआत थी वो इसी तरीके से हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको विद्रोह की शुरुआत की जो पूरी कहानी है आपको बहुत ही बारीकी से और आसान शब्दों में समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं कि इस विद्रोह की शुरुआत किन कारणों से हुआ था। ठीक है, मेन कारण क्या थे इस विद्रोह के शुरू होने के? दोस्तों 1857 के विद्रोह के कारण में हम सबसे पहले राजनीतिक कारण की बात कर लेते हैं। राजनीतिक कारण में क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बहुत सारी नीतियां चलाई थी, है ना। जैसे कि उन्होंने क्या किया? दत्तकता को अवैध घोषित कर दिया था। अब ये दत्तकता होता क्या है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि दत्तकता के अंतर्गत क्या था कि किसी भी राजा का कोई अपना सगा पुत्र नहीं होता था ना, तो किसी को भी गोद लेके, किसी बच्चे को गोद लेके अपना उत्तराधिकारी बना सकता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? दत्तकता को अवैध घोषित कर दिया, गलत घोषित कर दिया कि भाई अगर अब किसी राजा का अपना कोई सगा पुत्र नहीं है ना तो किसी को गोद लेके अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। ये था दत्तकता को अवैध घोषित करना। और दत्तकता को अवैध घोषित करके अंग्रेजों ने क्या किया? बहुत सारे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया। जैसे कि आपका झांसी हो गया, झांसी का नाम
आप लोगों ने सुना होगा, सतारा हो गया, अवध जैसे इलाके हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिसको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। इसके अलावा राजनीतिक कारण में आप लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति बता सकते हैं, जिसको हड़पने की नीति कहते हैं, हड़प की नीति, है ना। लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल बोल सकते हैं या वायसराय बोल सकते हैं, वो थी, ठीक है। गवर्नर जनरल या वायसराय का पद होता क्या है, देखिए गवर्नर जनरल या वायसराय वो लोग हुआ करते थे, मतलब वो अधिकारी होते थे जो कि ब्रिटेन के महारानी या राजा की तरफ से भारत में भेजे जाते थे। अब आपको पता है कि भाई ब्रिटेन तो पूरे दुनिया के बहुत सारे हिस्से पे कब्जा कर रखा था, लगभग 50% से भी हिस्से से ज़्यादा हिस्से पे मतलब ब्रिटेन का ही कब्जा था। अब ब्रिटेन की महारानी अकेले तो पूरे जगह की शासन व्यवस्था को संभाल नहीं सकती थी, तो वो क्या करती थी, अपना एक गवर्नर जनरल नियुक्त, अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करती थी, अपना कोई एक अधिकारी नियुक्त करती थी, अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती थी, जिसको हम क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कहते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो एक वायसराय थे और उन्होंने क्या किया था, भारतीय प्रशासन में सुधार लाने के लिए लैप्स की नीति अपनाई थी, और लैप्स की नीति को हम हड़प की नीति भी बोलते हैं। और इस नीति के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, भारत के बहुत सारे राज्यों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तो इस कारण भी जो भारत के जो एक शासक वर्ग है, मतलब जो राजा महाराजा थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ थे और ये विद्रोह शुरू होने का एक कारण माना जाता है। ये तो हो गया आपका राजनीतिक कारण। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारण की। देखिए दोस्तों, आर्थिक कारण में आपको पता है भाई, आर्थिक चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, जैसे कि अत्यधिक कर की वसूली कर रहे थे, है ना। जब से ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई थी, किसानों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी और ये किसानों से अनेक प्रकार के टैक्स वसूला करते थे। इसके अलावा हमारे देश की जो हस्तकला उद्योग थी वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। हस्तकला उद्योग यानी कि जो चीज़ ऐसा उद्योग, ऐसी फैक्ट्रियाँ जहाँ पे चीज़ों को हाथों से बनाया जाता था। और अंग्रेजों ने क्या किया था, मशीनीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया था, मतलब मशीनों के माध्यम से चीज़ों का निर्माण होने लग गया था, जिससे कि हस्तकला उद्योग बिल्कुल ठप हो गया था। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया। जमींदारी प्रथा में आपको पता है कि जमींदार होते थे, 400-500 गाँव के मालिक होते थे और पूरे गाँव से टैक्स वसूला करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और इस कारण जमींदार वर्ग भी क्या हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। एक तरफ किसान भी है, उद्योगपति भी है, जमींदार भी है, सब क्या हो गए, धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। ये आपको आर्थिक कारण में बताना है। अब हम धार्मिक कारण की बात कर लेते हैं। धार्मिक या फिर आप इसको सामाजिक कारण भी कह सकते हैं। धार्मिक कारण या सामाजिक कारण में सबसे पहले आप ईसाई धर्म के प्रचार की बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की एक मंशा ये थी कि वो पूरे भारत में ईसाई धर्म को फैलाना चाहते थे और ईसाई धर्म को फैलाने के लिए लोगों को लालच देते थे, है ना। उनको टैक्स में छूट दे दिया या उनको धन दौलत दे दिया, या बहुत सारे मतलब ऐसे जैसे जेसुइट होते थे, जेसुइट सोसाइटी ऑफ जीसस के जो सदस्य थे उनको बुलाया जाता था, वो ताकि वो क्या कर सके, पूरे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सके। हिंदुओं को, मुसलमानों को या दूसरे धर्म के जो लोग थे उनको जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा था। पहला पॉइंट आप धार्मिक कारण में बता सकते हैं। दूसरा बता सकते हैं सती प्रथा का अंत। 1829 में क्या हुआ, सती प्रथा को खत्म कर दिया गया हमेशा के लिए। अब हमारी भारतीय परंपरा में क्या था कि शुरू से ही सती प्रथा को पवित्र माना जाता था। सती प्रथा में होता क्या है आपको पता है ना, सती प्रथा में अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उस स्त्री को उसके पति के चिता के साथ ही जला दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं सती प्रथा, है ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सती प्रथा को खत्म कर दिया। अब एक पुरुष प्रधान समाज क्या हुए, एक तरीके से जो हमारा जो समाज था वो इस कारण अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, क्योंकि भारतीय समाज में शुरू से ही सती प्रथा को बहुत अच्छा माना जाता था। खैर ये तो भाई एक बहुत ही गंदी और एक क्रूर प्रथा थी। हमारे हिसाब से तो भाई बिल्कुल ही अंग्रेजों ने सही किया सती प्रथा को खत्म करके, है ना। उसके बाद विधवा विवाह को मंजूरी प्रदान कर दिया भाई अंग्रेजों ने। अब हमारे समाज में क्या था, भारतीय समाज में भाई विधवाओं को विवाह करने की अनुमति नहीं थी, है ना। भले ही पुरुष भाई 8, 9, 10, 15 जितनी भी विवाह रख सकते थे, जितनी भी पत्नियां रख सकते थे पुरुष, लेकिन महिलाएं शादी नहीं कर सकती थी अगर विधवा हो गई तो, ठीक है। तो विधवा विवाह को क्या कर दिया अंग्रेजों ने, मंजूरी प्रदान कर दी कि भाई जो विधवाएं हैं ना वो भी अब शादी कर सकती है। अब इससे भी क्या हुआ, भारतीय समाज के जो पुरुष थे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए कि भाई हमारे देश की इतनी अच्छी प्रथा, विधवा विवाह को मंजूरी प्रदान कैसे कर दिया। हमारे देश की एक अच्छी प्रथा थी कि विधवाएं विवाह नहीं कर सकती थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसको मंजूरी प्रदान कर दिया, तो भाई बहुत सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। ये 3 पॉइंट आप किसमें बताएंगे, धार्मिक कारण में। उसके बाद हम बात करते हैं अब सैन्य कारण की। सैन्य कारण यानी कि सैनिक कारण, सेना जो थी हमारी, जो सैनिक थे भारतीय सिपाही, वो अंग्रेजों के खिलाफ क्यों हुए, ठीक है।
तो इसके पीछे का पहला कारण तो भाई ये था कि भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। अब ब्रिटिश सिपाही में क्या था, ब्रिटिश सैनिक में, ब्रिटिश सेना में क्या था कि दो मूल के सिपाही होते थे। एक तो ब्रिटिश मूल के सिपाही हुआ करते थे और भारतीय मूल के सिपाही हुआ करते थे। ब्रिटिश मूल के सिपाहियों को बहुत ज़्यादा वेतन मिलता था और भारतीय मूल के सिपाहियों को कम वेतन दिया जाता था। तो यहाँ पे भेदभाव होता है। इसके अलावा नस्ल के आधार पर भी भेदभाव होता था। जो ब्रिटिश मूल के जो सिपाही थे उनको उच्चतर नस्ल का माना जाता था, ऊंचे नस्ल का, अच्छे नस्ल के सिपाही माने जाते थे वो, और भारतीय मूल के सिपाहियों को निम्नतर नस्ल का माना जाता था। यहाँ पे भी भेदभाव होता था। गाली गलौज तो आम बात थी। इसके अलावा जो भारतीय सिपाही है उनका प्रमोशन नहीं हो पाता था और जो ब्रिटिश मूल के सिपाही है उनका प्रमोशन बहुत तेज गति से हो जाता था, ऊंचे पोस्ट तक वो आसानी से पहुंच जाते थे। तो इस कारण भी भारतीय सिपाही जो थे वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। तो ये सैन्य कारण में आप बता देंगे। उसके बाद सबसे मेन रहा, जो सबसे मेन कारण है जिसको हम तात्कालिक कारण बोलते हैं, जिसने क्या किया, कहीं ना कहीं इस विद्रोह को एक तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। इस विद्रोह को कहीं ना कहीं मेन कारण जो था वो यही था, वो है कारतूस वाली घटना। ठीक है, अब कारतूस वाली घटना में हम क्या बताएंगे। देखिए दोस्तों, कारतूस वाली घटना में आपको बताना है कि अंग्रेजों ने क्या किया था, भारतीय सिपाहियों के इस्तेमाल के लिए, मतलब सिपाहियों के इस्तेमाल के लिए एनफील्ड राइफल मंगाया था। अब एनफील्ड राइफल में होता था कारतूस का इस्तेमाल, कारतूस में बारूद भरा होता था और उस बारूद को फिर कारतूस के ऊपर एक मतलब लेप लगाई गई थी और उस लेप को दांत से हटाने के बाद उसके बारूद को एनफील्ड राइफल में डाला जाता था। तो अभी अफवाह क्या थी कि जो कारतूस के ऊपर जो लेप लगाया गया ना, उस लेप को गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया है। ठीक है, कारतूस के ऊपर लगा लेप जो है वो किससे बनाया है, गाय और सूअर की चर्बी, जिससे कि हिंदू और मुसलमान दोनों का ही धर्म क्या हो जाने वाला था, भ्रष्ट हो जाने वाला था। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक तरीके से आग में घी डालने का काम किया और इसी ने 1857 के विद्रोह को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था और इसी कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जितने भी पॉइंट्स समझाए गए 1857 के विद्रोह के कारण में, वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से जाइए, वीडियो को दोबारा से देखिए, सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे और भी इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।